इस मंचा सिंह तमाम पुराने समाजवादी प्रहरी लोगों में योगेंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित मजदूरों की आवाज को बुलंद करने वाले भजन सिंह जी, हमारे दूसरे अभी युवा साथी जिन्होंने ये शुरुआत की इस कार्यक्रम की, श्री जिज्ञासु जी, हमारे पुराने दिनों के संघर्ष के साथी श्री मोहन प्रकाश जी जो पीछे बैठे हुए हैं, श्री योगेंद्र यादव जी जिनको हमने जेएनयू में जब हम निकल रहे थे तो उस समय वो घुस रहे थे उसके अंदर, और फिर उन्होंने पूरे देश में एक नई पहचान बनाई अपनी भी, और इस विचार को और प्रखर करने के लिए इन सब के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि काफी विस्तार से हम लोगों के बीच में योगेंद्र यादव जी ने आज के जो मौजूदा चुनाव था इस बात के लिए मैं अपने श्रद्धा के जो आदर के सुमन है, क्योंकि मैंने बचपन से मधु जी के दो रूप देखे। जब मैं मधु जो यहाँ आज सदारत कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें पुरुष और उसमें प्रेम देखे नारे लिखवाने शुरू किए दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीवारों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर, तो उस समय हालांकि मेरा दाखिला पढ़ाई लिखाई के लिए हुआ था और मैं खिंचता चला गया अपनी पढ़ाई लिखाई, जो दूसरी किस्म की पढ़ाई लिखाई थी उसकी शुरुआत मैंने शुरू कर दी थी जैन साहब की अगुवाई के अंदर। मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश से आते थे वहां पर हम लोग मधु जी को देखते थे, नेता के तौर पर तो जरूर देखते थे, पर हमारे अगुआ राजनारायण जी हुआ करते थे और राजनारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दूसरे तरह से काम करने का तौर तरीका सीखा, पर धीरे धीरे मेरा निजी तौर पर लगाव, मैं उनसे आकर्षित बहुत होता था। उनका जो एक चमत्कारी व्यक्तित्व था उससे मैं बहुत प्रभावित था। हालांकि जैसे दलों के अंदर खेमेबाजियां हुआ करती हैं, तो उन खेमेबाजियों में तो मधु जी के साथ तो नहीं था, पर उनका आदर, उनके व्यक्तित्व से इतना ज्यादा मैं प्रभावित था कि मैं कभी भी उनके विपरीत कोई बात सोच नहीं सकता था। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँ, जैसे हमारा आंदोलन जयप्रकाश जी का आगे बढ़ने लगा और उस बढ़ते हुए आंदोलन में हमने ये देखा कि हमारे जैसे नौजवान लोग जो बहुत साधारण कार्यकर्ता थे, जब जयप्रकाश जी के आंदोलन पर हम लोगों पर कहीं पे भी कोई हमला होता था तो मधु जी उस बात को संसद में छोटे से भी कार्यकर्ता की बात को बहुत प्रखरता के साथ रखते थे और उसको संसद में एक छोटे कार्यकर्ताओं पर हो रहे बात को बुलंद किया करते थे। उन चीजों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। पर जिस तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगा आज के इस मौके पर, इस अवसर पर, क्योंकि हम मधु जी को याद कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन को याद कर रहे हैं, समाजवाद को भी याद कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ साथ हम ये भी याद कर रहे हैं कि हम किस तरह से इन विचारों को और आगे बढ़ाने का काम करें समाजवाद का। तो उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत व्यापक ढंग से हमारे साथी योगेंद्र जी ने अपनी बात को रखा। आज के नए परिवेश में मैं ये कहने चाहूंगा कि ऐतिहासिक अगर हम पृष्ठभूमि में समाजवाद को देखना चाहें तो अन्याय जब भी होता है तो मूल में अन्याय होता है और समाजवाद की भूख भी उसी से पैदा होती है, लोकतंत्र की भूख भी उसी से पैदा होती है। और ये लोकतंत्र की और समाजवाद की भूख को पैदा करने का केवल औद्योगिक क्रांति के बाद ही सपना नहीं देखा है। मेरे जैसे लोग हमने बाद में भी देखा, जयप्रकाश जी के आंदोलन में जब मेरी जयप्रकाश जी से 2-3 बार बात हुई और मैंने उससे पहले भी पढ़ा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब मैं था छात्र, और हमने कुछ पर्चा भी रखा कि अन्याय के विरुद्ध महात्मा बुद्ध से लेके अब तक, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है तो आज हम बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बात को रखना चाहेंगे, जो करुणा का भाव है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का भाव है, ये बहुत जमाने से चला आ रहा है और आज
हमको अगर नया नजरिया अपनाना है, एक नया बड़ा व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है, तो उस नए व्यापक दृष्टिकोण में हमें इतिहास के प्रति, अपने अतीत के प्रति और अपने भविष्य के लिए एक नई जो तलाश है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है। दुनिया, इस बदलती हुई दुनिया में जो पुरानी औद्योगिक क्रांति के वक्त की जो समाजवाद की अवधारणाएं थी, लोकतंत्र की अवधारणाएं थी, और इसके साथ साथ जो एक व्यापक राजनीतिक अवधारणाएं थी, वो बदल रही हैं। आज दुनिया जो एक कहावत थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो एआई के माध्यम से नई जो एक तकनीक जो पैदा हुई है, उसमें जिस प्रकार से जो मेहनत का श्रम है, जिस तरह से इनको खत्म किया जा रहा है, आज आप देखिए बड़े से बड़े उद्योग, बड़े से बड़े धंधे, दसियों हजार लोग सवेरे आते हैं, अपने कंप्यूटर पर देखते हैं कि हमारी नौकरी जा चुकी है। तो ये जो एक नया हम लोगों के सामने चुनौती पैदा हुई है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में मैं ये भी एक दो किस्से भी याद करता हूँ, क्योंकि जब भी समाजवाद की चर्चा होती है तो हमारे इस पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि दुनिया में महात्मा गांधी का नाम बहुत बड़ा नाम है। महात्मा गांधी के उस पर मुझे याद है, हम लोग जयप्रकाश जी से जब आपातकाल में हमारी गिरफ्तारी के पहले मिलने गए, तो जयप्रकाश जी उस तरह से जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं रहे थे सन 54-55 के बाद, पर उन्होंने हमें ये बताया, जब हमने कहा कि तुम नौजवान क्या चाहते हो, तो हम लोगों ने कहा, हमने अपना एक मांग पत्र तैयार किया, उनको दिया, तो उन्होंने मांग पत्र उखाड़ के फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये मांग पत्र जो है, ये इससे समाजवाद नहीं आएगा, इससे न तुम्हारा संपूर्ण क्रांति होगी। हम तुमको एक किस्सा सुना के मैं संक्षेप में बस खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने हम लोगों से जो कहा, उसके बाद उससे एक नई दृष्टि हमको मिली। उन्होंने कहा कि हम लोग जब गांधी जी के पास गए मिलने के लिए, और हम लोगों से पूछा, जयप्रकाश जी से, डॉक्टर लोहिया से, अन्य जो तमाम लोग थे, कि भाई क्या किस प्रकार का देश बनाना चाहते हो समाजवादी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो मजदूरों के हक हो, राष्ट्रीयकरण हो उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, भूमि सुधार हो, एक आर्थिक सपना था। तो उन्होंने कहा कि तुमसे केवल इतना ही चाहते हो जो तुमने मांग पत्र बना के लाए हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो हमने सब कुछ समाहित किया, पर गांधी जी ने कहा कि तुमसे बड़ा समाजवादी तो मैं हूँ, इसमें अस्पृश्यता के बारे में भी तुमने कुछ भी नहीं लिखा। तो हमें अगर इस देश और दुनिया में समाजवाद को जिंदा करना है, तो हम लोगों को एक व्यापक दृष्टिकोण, एक व्यापक नजरिया भी अपनाना होगा। तभी हमारी ये जो मशाल है लोकतंत्र की, समाजवाद की और एक नई सभ्यता की, तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे साथियों को बोलना है, समय भी कम है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। साथियों, आज की सभा में, हमारी सभा में आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह के समाजवादी साथी यहाँ पर आए हैं। ये इस कतार की जो आखिरी कतार में बैठे हैं, मदन लाल हिंद हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे। 1968 में दिल्ली के अंदर जो हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके लिए जनरल सेक्रेटरी थे, और कम से कम 20 बार से ज्यादा ये अपनी माताजी को अपने साथ लेकर आंदोलन करते हुए गिरफ्तार होकर दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद हुए हैं। अपनी माताजी के साथ गए इस गुर्बत के सवाल पर। हमारे बीच में डॉक्टर ओपी शुक्ला, ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने वाल्मीकि समाज में जन्म लेने के बावजूद
हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी डिग्री को हासिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कानून की डिग्री के अंदर पीएचडी की इन्होंने। और सारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे जो दलित समाज है उसकी आवाज को हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हर बड़े सवाल के ऊपर हमारे साथी ओपी शुक्ला उठाते रहते हैं। ऐसे लोग भी, महेंद्र शर्मा 1966 से हमारे साथ हैं, मजाल नहीं हिल गए हो कहीं गए हो। समाजवाद की मानने वाले ऐसे अनेकों हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं किस किस का नाम दूं? मैं इतना भावुक हूं। जो कौम अपने निशाने पे खड़ी है, जो अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए अपने रहबरों को, अपने उन नेताओं को जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, लगा दिया, उसको याद नहीं करती, उस कौम का इतिहास भी मिट जाता है। आज उनको याद करने के लिए हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं। मोहन प्रकाश जी पीछे बैठे हैं, आ नहीं रहे। ये साधारण शख्सियत नहीं है। इनको केवल कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन के नाम पर नहीं जाना जाता। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के इस नाम पे नहीं जाना जाता। समाजवादी यूनियन सभा के सदस्य रहते हुए न जाने कितने बार ये जेल गए, संघर्ष किया। ये साथी आए हैं, इनको देखकर आत्मविश्वास भी आ रहा है, भावुकता भी मेरे मन में आ रही है। मेरे सब साथी यहाँ पर हैं। आगे की कार्रवाई के लिए साथी मैं माफी चाहूंगा 20 मिनट करने के लिए, ताकि हरीश खन्ना। साथियों, चूंकि वक्ता हमारे बहुत कम बोलने वाले हैं, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करूंगा। अब रविंद्र सिद्धू साहब का मुख्य भाषण बाद में होगा। मैं उससे पहले मनचंदा साहब से आग्रह करता हूं कि वे भी आकर अपनी बात को रखें। मैंने जैसा कि बताया था इनके बारे में, एक चंद्रशेखर जब के साथ उनके यहाँ 10-15 साल में भी रोज मिलने का प्रयास करते थे, और वो एक ऐसा उनका घर बन गया था जो कि एक कॉफी हाउस के टाइप था। लोग जाते थे, वहाँ पॉलिटिकल चर्चा हुआ करती थी, वो लोगों नौजवानों को समझाते भी थे, ये करो ये करो। वहाँ बहुत बड़े नेता भी आते थे। हम लोग तो एक वर्कर्स की तरह जाते थे। उनका घर एक जिस तरह के साथी में वो रहते थे, लोग बताते थे, मुझे हमें तो लगता नहीं कि आज हम जैसा लोग भी उस साथी में रह सकता है। कोई फ्रिज नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई सिर्फ घर में एक मटका हुआ करता था। कई बार तो खुद ही अपने किचन में जाकर साथियों की चाय वाय बनाया करते थे। ये थे मधुरिमा की हमारी मुलाकात इससे पहले जेल में भी हुई। शायद वो राम तेजा वाले मैटर को लेकर मेरा तो संजोग ये रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे कहा, वहाँ के बाकी बिहार और यूपी में तो कई समाजवादी नेता निकले, मतलब आगे भी बढ़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा इसका नाम लेना बहुत मुश्किल कठिन काम था, बहुत कम लोग थे। तो राजकुमार जी ने वहाँ पे कम से कम काफी लोगों को प्रोत्साहन दिया, लोग आगे भी बढ़े और आगे आगे आए भी। तो वहाँ सिर्फ NSUI और विद्यार्थी परिषद ही थी। सिर्फ जब तक राजकुमार जी रहे और कुछ लोग रहे, तो वहाँ नौजवान SYS के लोग वहाँ से उत्पन्न भी हुए। आज की स्थिति में मैं रविंद्र यादव जी भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास कम से कम, मतलब काफी बड़ा हो गया, लेकिन नौजवान साथी कहीं विश्वविद्यालय में निकल नहीं रहे, उनके साथ कोई दोस्ती करने वाला नहीं, कोई ऐसी बैठने की जगह नहीं है जहाँ लोग जाए। पहले कॉफी हाउसेज में लोग बैठे रहते थे। ये महेंद्र शर्मा जी जानते हैं, हरभजन सिंह जी जानते हैं, मैं बिजनौर तूफान जी को याद कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आया हूँ कार्यक्रम में। तो वो लोग थे, बुला के किसी हर तरह की बात करते थे, लोगों को समझाया करते थे, पढ़ाया करते थे, लोगों में एक हिम्मत भी आती थी। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो राजकुमार जैन जी थे। मैंने डॉक्टर लोहिया को तो मैंने देखा नहीं, मिला भी नहीं। मुझे अभी लोधी गार्डन में कोई कह रहा था 67 में वो लोहिया जी को मिले थे। मैं कहा भैया हम तो मिले नहीं, लेकिन वो एक महान व्यक्ति थी। हमारे कभी कभी गलती से प्रधानमंत्री जी डॉक्टर लोहिया का नाम अपने भाषणों में ले लेते हैं, लेकिन उन दिनों में पार्लियामेंट में बहस हुआ करती थी मुद्दों पर।
लोग कहते थे कि ये ज्योतिर्मय वस्तु बोला, मधु ने ये कहा कि मारुति की बात हो, कोई भी बात हो, तो लोगों को लोग सुना करते थे। अब पार्लियामेंट में कोई बहस का नाम नहीं, कोई मुद्दे नहीं है। वहां तो एक ही मुद्दा है कि अब की बार किसी में पार्लियामेंट खत्म हो जाती है। तो अब इसका जो हमने यूनिवर्सिटी में सीखा, ये जो आज लड़ाई हो रही है, लड़ाई हकीकत में है कि हम कहते हैं दाम बांधो, ये कीमतों को रोको। आज इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। उन दिनों में कहा करते थे बेरोजगारी को रोजगार दो, नहीं तो रोजगारी बेरोजगार को भत्ता दो। इस तरह का हमने 69-70 में आके ये चीजें सीखी। लेकिन आज जो है थोड़ी शांति है। इतना जुर्म होने के बाद भी सरकार का कोई लोग, नौजवान लोग आगे नहीं आ रहे, कोई बोल नहीं रहा। तो ये जो लोग बैठे हैं मंच पे, ये सब इनका ही है। पहले लोग प्रोफेसर लोग थे, आरसी प्रधान थे या कोई दूसरे लोग भी थे, जो आपको अक्सर मतलब वो दिया करते थे, ताकत दिया करते। आज ये चीज मिसिंग है। और बैठे हुए जितने भी नेता हैं, ये आगे वाले इस कार्यक्रम तो हो जाएगा, ये रिचुअल नहीं बने कि हर साल करके चले गए। इसके बाद कहीं बैठने का प्रोग्राम किया जाए, कोई मुद्दों पर चर्चा हो, तो उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। तो यही कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद मनचंदा जी। अब आधा घंटा हमारे पास और है इस हाल के लिए, तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में मोहन प्रकाश जी अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि भी दे दीजिए और आके अपनी 2 बात भी रख दीजिएगा। आ जाइए। मित्रों, मंच पर जितने हमारे मित्र साथी बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए और आप सबको का आभार व्यक्त करते हुए मैं जैन साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब हम लोग कभी कभी हंसी मजाक करते थे तो पूछते थे कि समाजवाद का क्या हो, तो जैन साहब ने कहा कि होगा जो होगा। आज से 50-60 साल बाद जब हम लोग होंगे तो कॉफी हाउस में हम लोग ऐसे ऐसे डंडा पकड़ के आके और मिलेंगे कि समाजवाद आने वाला। मित्रों, मधु जी का के उस पर है, जन्म दिवस पर है और पुरखों की याद में ही उनके विचारों पर भी चर्चा होती है। समाजवाद से ज्यादा लोकतंत्र पर खतरा और लोकतंत्र के साथ साथ असहमति पर भी खतरा। इतना असहमति पर जो आज देश के अंदर है और उसको एक अपराध माना जा रहा है। मैं ये समझता हूं कि ये यहाँ से कम एक ऐसी शुरुआत होगी जिसमें कि जो नई पीढ़ी है, समाज है हमारा, समाज और नई पीढ़ी भी इसमें तैयार हो रही है। घर के अंदर असहमति भी आज कठिन हो। मधु जी एक लड़ाका थे हमेशा, हम सब लोगों के लिए तो पिता तुल्य थे और 1-2 लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, लड़ने वालों के लिए। और मधु जी का योगदान के बारे में करीब सभी ने बताया, लेकिन संसदीय इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में मधु जी से बड़ा संसदीय ज्ञान वाला आदमी या नियमों कानून वाला आदमी कोई नहीं। और सत्ता पक्ष भी हमेशा उनका रहा। और जैसे
मुसुद्दीन जी ने कहा, हम लोग भी संघर्ष किया करते, बनारस में या और जगह पर लड़ते भिड़ते रहते थे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मधु जी उसको संसद के अंदर न हो। तो जो हम लोग कर सकते हैं, सब लोग अब 70 के ऊपर वाले हैं, और मैं आया था मैं सही मायने में आप लोगों को सुनने के लिए और देखने के लिए कि जैन साहब कैसे हैं। और फिर भाई हम लोग तो गोत्र वाले हैं, हमने देखा कि एक प्रोग्राम और हो रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं तो अपने गोत्र में जाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों का समय नहीं लूंगा, और अभी जो मुख्य लोग बोलने वाले हैं, लेकिन जो योगेंद्र जी ने 2-3 चीजें जो कही हैं, एक तो समाजवाद का सपना, तो सपना तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन समाज में गुस्सा कम हो गया। कुछ भी हो जाए, आज गुस्सा नहीं हो रहा, भावना पर तुरंत ठेस पहुंच जा रही है, लेकिन अन्याय के खिलाफ जो गुस्सा पैदा होना था, और इस देश के अंदर मैं कहना चाहूं, अगर कोई हमारे साम्यवादी मित्र हैं तो बुरा नहीं मानेंगे, लोहिया ने एक ही काम किया कि अन्याय के खिलाफ गुस्सा पैदा करने का काम समाज में ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो सिर्फ हिले थे। आज हम सोचते हैं कि हम उस समय जेल क्यों गए थे, तो हमको जवाब नहीं मिलता। जैसे दिल्ली में युवा आंदोलन था ही नहीं, जैन साहब 10 लोगों को लेके ऐसे लंबा कुर्ता पहन के लोग समझते थे किसी दूसरी दुनिया का आदमी यहाँ पर आ गया, लेकिन वो बात शुरू हुई, होती रही, बहस हुई उस पर। आज बहस भी बंद है और गुस्सा भी कम है। समाज में अगर हम लोग कुछ कर पाए, नए लोगों को तो मैं बहुत कम देख रहा हूं, अगर गुस्सा पैदा होने लगे अन्याय के खिलाफ, तो हम समझते हैं कि उसी के बाद समाजवाद की भी धारा धीरे धीरे बहने लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आंसर किया, मैं तो सिर्फ आप लोगों को सुनने आया था। धन्यवाद। धन्यवाद मोहन प्रकाश जी। जिस गुस्से की बात कह रहे हैं, मैं यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ, और जैन साहब उसके साक्षी भी हैं। एक महिला, ये बहुत पुरानी बात है, एक महिला को यूपी के अंदर, जिसको माया त्यागी कांड के नाम से जाना जाता है, एक पुलिस के अफसर ने उसको निर्वस्त्र करके घुमाया था, और वो जो गुस्सा था, पूरी यूपी के अंदर लोकदल पार्टी जो उस वक्त वहां पर तो स्थानीय जो वहां कांग्रेस की वो सरकार थी, वो जो गुस्सा था, पूरे देश में उसकी आग लगी, और यूपी में जेलें भर दी गई उस एक महिला के लिए, और उस इंस्पेक्टर को पकड़ने के लिए और उसको सजा देने के लिए। बाद में खैर उसके साथ एक जो भी नेचुरल जस्टिस होना था वो हुआ, पर गुस्सा जब आता है तो जनता जो है सड़कों पर निकल आती है, जेलें भर जाती हैं, सिर्फ एक महिला के लिए, सिर्फ एक महिला के लिए। ये वक्त था। मैं इसलिए इस घटना को याद दिलवा रहा हूं कि वो नेतृत्व जो हुआ वो मधु लिमये जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। मुझे याद है, हम 8 और 10 लोग थे, राजकुमार जैन, मैं भी, और हमारे कुछ और साथी थे। वहां पर जाकर मधु जी के साथ जाकर वहां पर जेल आंदोलन की शुरुआत की। कचहरी के सामने हम जाकर गिरफ्तार हुए और उसके बाद जेलें भरी गई। ये उसी मधु जी की याद में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसलिए इस घटना को मैं याद दिलवा रहा हूँ ताकि लोगों को पता लगे कि किस तरह के हमारे पुरखे थे और किस तरह वो जो है आवाज को उठाया करते थे, और वो गुस्सा जो है सड़कों पर जनता निकाला करती थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे सबसे आदरणीय यहाँ पर मजदूर आंदोलन के बहुत बड़े नेता हरभजन सिंह सिद्धू जी, जिन्होंने बड़ी बड़ी लंबी हड़तालें की, अपनी नौकरी भी गंवाई। रेलवे स्ट्राइक जब हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में, उस वक्त जो वो हड़ताल हुई थी, उस वक्त इनको जो है नौकरी से निकाला गया, और तमाम लड़ाइयां लड़ने के बाद एक बहुत भारी संगठन हिंद मजदूर संघ जो है इन्होंने जो है खड़ा किया। आज उसकी जो सदस्यता है
1-1.5 करोड़ से ऊपर है उसकी सदस्यता। इतनी बड़ी वो जो है जमात जो है मजदूरों की, उसके जो लीडर हैं हरभजन सिंह सिद्धू, आज वो आपको बताएंगे कि किस तरह जो है मजदूरों के साथ जो है अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और जिसको वो बताएंगे कि किस तरह के कानून पास हो चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सिद्धू साहब को कि वो यहाँ आकर अपनी बात को रखें। माननीय स्वर्गीय मधुलिमी जी के जन्म उत्सव पर उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सीनियर नेता राजकुमार जैन जी, और समाजवादी समागम के निमंत्रण पर यहाँ पर सभी आप साथी उपस्थित हैं। उनमें से मंच पर सुधीर भदौरिया जी ने भाषण किया, उनसे पहले योगेंद्र जी ने किया, और वो नौजवान जी ने बहुत अच्छा बोला। अब मोहन जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, अभी तो आ गए हमारे गंभीर जी, और गोपी गोविंद जी का तो नाम है, परंतु अभी वो कह रहे हैं कि कहीं पर बैठ के कॉफी हाउस को छोड़ के चर्चा नहीं होती, तो मैं उनके ऊपर बात करूंगा। आप जो भी इस हमारे निमंत्रण पर आज विराजे हैं, अपना समय कीमती निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी भी हमारे बीच में है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मधुलिमी जी के बारे में वो अगर लेख पढ़ लें आप प्रोफेसर राजकुमार जैन जी का, तो फिर आगे बोलने की गुंजाइश नहीं। उन्होंने बड़ा डिटेल नोट लिखा है कि महाराष्ट्र में पूना में पैदा हुए, एक सामान्य घर में पैदा हुए, पूना से ही अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद स्वतंत्रता के आजादी के अंदर कूद गए, जेलें गए, देश आजाद करा लिया। उसके बाद गोवा को आजाद कराने में उन्होंने अपना जितनी एनर्जी थी वो उसमें झोंक दी, क्योंकि जो अन्याय के खिलाफ जज्बा उनके दिल में। इसलिए मैं समाजवादियों के साथ में बचपन से अटैच हूँ, क्योंकि हमारे में नॉर्दर्न रेलवे मैंगलोर का सिपाही था, और हमारे जो फाउंडर नॉर्दर्न रेलवे मैंगलोर और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बड़े नेता थे स्वर्गीय डीडी वशिष्ठ, वो ब्रिजमोहन तूफान, ये दोनों बहुत पुराने साथी हुआ करते थे। और मेरे ख्याल दिल्ली में उस वक्त 4 ही नेता थे ट्रेड यूनियन के हमारे टाइम में। डीडी वशिष्ठ होते थे, बीडी जोशी होते थे, और ब्रिजमोहन तूफान, और एक प्रेम सागर गुप्ता। ये 4 आदमियों का नाम लिया जाता था उस वक्त। या वो स्वतंत्र भारत मिल के दूसरे नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे संपर्क में नहीं थे, परंतु मैं तो क्योंकि समाजवादियों के यंग एज से ही उनके साथ में था। 74 की हड़ताल में जॉर्ज फर्नांडिस हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष थे, मैं 22 साल का था, और उस वक्त भी ऐसा वातावरण था कि जायज बात को बोलने के ऊपर भी पाबंदी थी। और जॉर्ज फर्नांडिस को 8 मई से हड़ताल होनी थी। लेबर डे वाले दिन, आज के दिन ही, वो लखनऊ में मीटिंग एड्रेस करने गए थे, उनको रात को वहां से रिटायरिंग रूम में सोए को अरेस्ट कर लिया, और वहां से उनको तिहाड़ जेल ले आए, और 1 मई से ही हड़ताल शुरू हो गई। मुझे मालूम है क्योंकि मैं डीजी शेड में काम करता था, और सबसे लंबी हड़ताल हुई। सारे नेता जेल में थे, जितने सीनियर लीडर थे सबको जहां थे पकड़ के जेल में भर दिया। तिहाड़ जेल भर गई, तो फिर स्कूलों को छुट्टी करा के उनको जेलों में डिक्लेयर कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। तो रेलवे एम्प्लॉय 40,000 कर्मचारी नौकरी से रिमूव हुए तो सरकार में, छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये सोचा भी नहीं जा सकता कि हम वापस नौकरी पे आ जाएंगे, परंतु हमारे ही एक समाजवादी नेता को मौका मिल गया कि वो रेलवे मंत्री बन गए, प्रोफेसर मधु दंडवते, और उन्होंने पहले ही अपनी स्पीच में पार्लियामेंट में जैसे ही बजट रखा, मिनी बजट, उस मिनी बजट में वो पहले रेल मिनिस्टर हैं जिन्होंने हमारे गैंगमैनों के लिए डबल रूम क्वार्टरों का बजट में, पहली बजट में अप्रूव कराया, और उसी में कह दिया कि जो 40,000 रेलवे कर्मचारी थे, मैं भी उनका हिस्सा था, उनका कोई भी कसूर नहीं था, उनको बंदी बनाया, नौकरी से निकाल दिया, तो उन सबको नौकरी पे वापस लिया जाता। इवन मीसा वाले भी सब वापस आ गए।
परंतु मेरे जैसे कुछ नौजवान बच गए जिनके ऊपर क्रिमिनल सैबोटेज के केस थे। तो मेरे को फिर हमारे सीनियर साथी दंडवते जी के घर गए कि जी आपने सबको नौकरी पे ले लिया, ये हरभजन और उनके साथी तो रह गए। उन्होंने कहा कि ये तो क्रिमिनल केस में है, सैबोटेज का है कि सीरियस लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये तो बरी होके ही आएगा तभी आ सकता है पार्लियामेंट के अंदर, जिन पर क्रिमिनल केस है उनको वापस नहीं लिया जा सकता है। उस वक्त की बात है, मैं मौजूद था, डीडी वशिष्ठ के साथ में थे, नंदरपाल दत्ता थे। तो खैर वो हमने बाद में इमरजेंसी लग गई, कोई कोर्ट में सुनवाई होती ही नहीं थी, और मैं नवंबर 77 में जनता पार्टी बनने के बाद कोर्ट से सेशन ट्रायल से भरी हुआ दोनों क्रिमिनल केसों में, फिर रीइंस्टेट हो गया। तो जो समाजवादियों जितने भी नेता थे, चंद्रशेखर जी तो हमारे नॉर्दर्न रेलवे मंजूरन के दफ्तर में बिना बताए आया करते। दंडवते जी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, तभी पता लगता था कि हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के दफ्तर में आके बैठ गए, तभी लोगों में हलचल होती थी कि दंडवते जी फाइनेंस मिनिस्टर आके बैठ गए बिना बताए किसी को। तो आजकल तो इतनी सिक्योरिटी लोगों को मिली हुई है, रास्ते बंद हो जाते हैं, सारा सिस्टम लग जाता है। आज मधु जी को याद करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज लेबर डे है। हमारे सुबह से दिल्ली के अंदर सारी ट्रेडों ने अपने अपने काम के ऊपर उन शहीदों को, जहां से शुरू हुआ था शिकागो से 1886 से, एक इंसान को काम के घंटे 8 होने चाहिए, वो पूरी दुनिया में सॉलिडेरिटी बनी। वहां पर गोलियां भी चली, जो बचे हुए नेता थे उनको फांसी भी हो गई थी। तो लिहाजा बहुत बड़ा संघर्ष लेबर मूवमेंट ने किया, और सारी चीजें आस्ते आस्ते रफ्ता रफ्ता अंग्रेजों के टाइम में ही इंडियन ट्रेड एक्ट 1926 में बन गया था, और उसके बाद फैक्ट्री एक्ट हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट हुई। देश आजाद होने के बाद तो तकरीबन सारे 44 चरण कानून बने, और बहुत संघर्ष करने के बाद बने। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं जिन साथियों के दिमाग में ये हुआ कि इंडियन कॉफी हाउस में जाने की जरूरत नहीं है। ब्रिजमोहन तूफान जी ने 40 साल पहले मेरे को कहा कि हरभजन कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मैं सारे समाजवादियों को, हिंदुस्तान को नए साल में इकट्ठा कर सकूं। तो हमने कहा हमारे यूनियन से दफ्तर से बड़ा जेल कौन सी है? नॉर्दर्न रेलवे मंजूरन के दफ्तर में ये पहली, आज से 40 साल पहले ये शुरू हो गया। परंतु वो मजाक में कहते थे कोई भाषण नहीं होगा, परंतु मैं गिनती करूंगा भी कौन कौन मेरे भी साथी जो है बच गए हैं, रह गए हैं। वो ये मर्दमशुमारी करते थे, भाषण नहीं करने देते थे। परंतु बाद में फिर बड़े बड़े नेता प्रेम भसीन जी ये सभी आते थे, तो आस्ते आस्ते भाषण भी शुरू हो गया। मेरे को उस वक्त याद है कि सारे बड़े बड़े नेता पूरे हिंदुस्तान से, स्पेशली 1 जनवरी को हमारे नॉर्दर्न रेलवे मंजूरन पे 12 रोड पे इकट्ठे होते थे। अब उसके बाद ये मामला चलता गया, तो फिर उसका नाम समाजवादी समागम के नाम से दे दिया, जिनकी पहले राजकुमार जैन साहब की देखरेख में वो चल रहा है। अभी पीछे प्रोफेसर आनंद कुमार जी, उनके हमारे सबके जिद करने के बाद जबरदस्ती उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो उसमें ये तय हुआ था, जो 2 दिन का शिविर हमारे हिंदू सभा के दफ्तर में हुआ साकेत में, तो उसमें ये तय किया गया कि कम से कम जो हमारे पुरखे हैं, जो समाजवादी नेताओं ने सारी जिंदगी त्याग से गुजारी है और देश की आजादी के लिए और कुर्बानियों की पता नहीं कितने कितने साल जेल में रहे हैं, वो अभी नहीं है। वो सारी चीजें अब तो खत्म हो चुकी है। लोग बाग छोटी सी चिट्ठी मिल जाए उसी से परेशान हो जाते हैं, जेल में जाकर तो बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को। जैसे अभी मोहन जी बता रहे हैं कि हमारे को अभी सोचना पड़ता है कि हम किस लिए अरेस्ट हुए थे, किस लिए जेल गए थे। तो वो आपका रिजल्ट है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश के अंदर, सबसे दुनिया का बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, परंतु उस अभी प्रजातांत्रिक देश की क्या हालत हो गई है। मतलब कि जिस हालात में मिल रहे हैं, ये आघोषित आपातकालीन है, अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी है। मैं उसके ऊपर आपके थोड़े से समय में, हालांकि बहुत चीजें हैं बोलने की। हमारे ये 19 में जब शुरू हुआ था कोविड, तो हमारी ये सरकार हमारे लेबर लॉज को बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस और मल्टीनेशनल के दबाव में उसको स्क्रैप करने में लग गई, और 20 में तो इन्होंने वेज कोड ला के पास करा दिया था, और उसके बाद 3 कोड और बना दिए इन्होंने। अब हम 10 मजदूर संगठन 12 में से एक मंच पर हैं पिछले 15 साल से, उमरामल पुरोहित और C2 के डॉक्टर पांडे, इन्होंने 4-5 आदमियों ने बैठकर ये कहा कि हम अलग अलग तो नहीं लड़ सकते हैं,
हमारे को एक मंच बना लेना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं एक मंच के ऊपर, परंतु अभी हमारे 44 श्रम कानूनों को बदल दिया गया, उनको स्क्रैप कर दिया। 15 तो रिपील कर दिए, 29 को स्क्रैप कर दिया, 4 कोड ले आए। अब जितने यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, ये डेली अपनी कमाई करना और खाना, और अभी उसके अंदर हमारे देश में कोविड के अंदर ही 100 अरबपति बढ़ गए, परंतु हमारे देश में 80 करोड़ को 5 किलो राशन मिल रहा है, और फिर भी इलेक्शन में जीतते चले जा रहे हैं। तो आप हालात देखिए कि आज जो सीईओ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो सालाना 148 करोड़ रुपए सैलरी ले रहे हैं, और हमारे देश के कामगार को 8,000 सैलरी 12 घंटे काम करने की भी नहीं मिल रही है। और लोग कहते हैं कि लोगों में गुस्सा नहीं है, ये गलत है। आप बाहर निकल के देखिए, मैं फील्ड में रहता हूँ, देश और दुनिया में घूमता हूँ, इतना गुस्सा है कि आपको लीड करने वाला चाहिए। अभी हमने पीछे 12 फरवरी को जो हड़ताल की एक दिन की, मैं हमारा जो कोल फेडरेशन है मजदूर सभा का, मैं उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। 90% कोल का वर्कर हड़ताल पे था, ना कोल का उत्पादन हुआ, ना डिस्पैच हुआ, कोई गाड़ी बाहर निकली नहीं। परंतु रेलवे के अंदर तो वो 24 आवर चलती है, उसमें भी हमारा मजदूर सभा का ही एफिलेट है सारे, और क्योंकि सोशलिस्टों का बनाया हुआ है। जो हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है, उसके ऊपर अगर आप देखें लिस्ट, तो बड़े बड़े समाजवादियों ने उसके ऊपर लीड किया है। जयप्रकाश जी तो 46 में अध्यक्ष हो गए थे बिफोर इंडिपेंडेंट, और उन्होंने ही पहला पे कमीशन ला के दिया था। पहले तो ब्रिटिश टाइम में तो सारे के सारे कैजुअल वर्कर थे, डेली वेजेस थे, काम के घंटे थे नहीं, सूरज उगने से पहले उगने से पहले आ जाओ, चुपने के बाद घर चले जाओ, ये ड्यूटी आवर्स हुआ करते थे। कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता था। ये समाजवादी नेताओं का देश की जनता को अभी इसका प्रचार प्रसार नहीं है, सब लोग बाग अपने अपने काम में लगे हैं। जो पहला पे कमीशन आया, जिसमें पहले सरकारी कर्मचारी को 30 रुपए सैलरी और 1 रुपया इंक्रीमेंट, ये हमारे जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने लेके दिया। और अभी ठीक है कि हमने 7 पे कमीशन ले लिए, 8वें का अभी बात कर रहे हैं, उसमें मिनिमम पे हम 79,000 मांग रहे हैं, परंतु वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बात है। परंतु अभी इस गवर्नमेंट ने तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का सत्यानाश ही कर दिया, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा। ये विद्वान जो साथी हमारे बैठे हैं, इनको इन्होंने स्टडी किया होगा। मैं क्योंकि साटुक का भी, साउथ एशिया ट्रेड काउंसिल का भी अध्यक्ष हूँ, मैं श्रीलंका में जाके स्टडी करता हूँ, बात करता हूँ, वहां पर भी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं छोड़ा है, सब इनफॉर्मल प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड यूनियन को वीक कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन खत्म कर दिए, और उनको बुलाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो आपको श्रीलंका में जो इस तरीके का रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वहां पर सारा पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया। और सेम चीज बांग्लादेश में हो रही है, सेम चीज नेपाल में हो रही है। तो अब नेपाल के अंदर मेरे को जाना था, आज जो नेपाल में होना चाहिए था, परंतु मैंने कहा मैं लेबर डे वाले दिन नहीं आ सकता हूँ। वहां पर नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन है, वहां पर जो जितना जंजी ने वहां पर क्रांति की, उस क्रांति के बाद जो सरकार बनी है, उस सरकार ने कह दिया कि कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं होनी चाहिए, विद्यार्थियों का काम है पढ़ना, वो नेतागिरी नहीं करेंगे, बैन कर दिया। और कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई ट्रेड यूनियन नहीं होनी चाहिए, जो आपके ट्रेनिंग सेंटर सब बैन कर दिए उन्होंने। और अभी नेपाल की सारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर सब सड़कों पर हैं। तो ये बड़ा गंभीर समस्याएं हैं, मैं इसके ऊपर घंटों बोलता हूँ। पूरे देश में अभी हमारा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन में उसका भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे 44 फैक्ट्रियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जहां पर गोला तो देश की रक्षा के सारे सामान बनते थे, वो अभी 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड है। पीछे सियासत क्या काम कर रही है, ये हाउ टू कैप्चर दी प्राइम लैंड ऑफ द इंडिया। जितनी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटीज हैं, वो सारे के सारे मुंबई में, कलकत्ता में, और दिल्ली में, या जहां जहां पर भी वो हमारे 44 फैक्ट्रियां हैं, उनकी लैंड को कब्जा करना है। 7 कंपनीज बना दी है, अभी कह रहे हैं कि वो परफॉर्म सही नहीं कर रही है, उनको 4 में कन्वर्ट करेंगे। ओवरनाइट कब गौतम अडानी उसका मालिक बन जाएगा, जैसे एनडीटीवी का बना है, ये कोई जानता नहीं। और अभी तक हमने उसमें लड़ाई हो रही है, एजुकेशन चल रहे हैं, उनका गवर्नमेंट स्टेटस अभी तक खत्म नहीं होने दिया है, परंतु वो
उनको स्लोली रिटायर होने तक इंतजार किया जा रहा है। तो देश के अंदर एयरलाइन अब कोई है नहीं। वो टाटा को, रतन टाटा को बेच दिया 18,000 करोड़ रुपए में। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऑर्डर दिए हुए 40 बोइंग जेट हवाई जहाजों की कीमत 2,000 रुपए एक की, 80,000 करोड़ रुपए का नए उनको 40 हवाई जहाज दे दिए। 145 करोड़ से ज्यादा की उनको एसेट्स हैंडओवर किए रतन टाटा को। नो डाउट लोग बात कहते हैं रतन टाटा बहुत बड़ा अच्छा मॉडल एम्प्लॉयर है, परंतु पैसा कमाने में उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू अर्न दी प्रॉफिट। और अभी देश के अंदर सिर्फ पूंजीपति ही बचा है जो देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एजेंडा है। उसके पीछे उन्होंने सारे देश के 64 करोड़ वर्कर को फोर्स लेबर में कन्वर्ट कर दिया और ऐसी हालात बना दी है जो अभी लेबर नीति जो शरण नीति आई है उसमें वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति के आधार पर बननी चाहिए। नारद नीति फिर उसमें कह रहे हैं कि कर्म धर्म, काम जो है वो धर्म है, उसमें आपकी कोई मांग नहीं हो सकती है। ये सर्कुलेटेड है और हमने काफी प्रेशर बनाया। अभी मंत्री ने मीटिंग में तो कह दिया कि मैंने कहा अगर आप इसमें से मनुस्मृति नहीं निकालेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में महाराष्ट्र में मनुस्मृति की जो प्रतियां जलाई थी उसको भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों चीजों के ऊपर चर्चा होगी, परंतु उन्होंने वहां कह दिया हम विड्रा कर लेंगे, पर अभी तक विड्रा नहीं की है। और महाराष्ट्र असेंबली में योगेंद्र जी अभी आप देखेंगे वहां पर उन्होंने एक बिल पास कर दिया है कि कोई भी देश के अंदर नागरिक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन धरना करेगा वो एंटी नेशनल होगा। और ये बिल पास हो गया, कोई भी एमएलए ने अपोज नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने। अब उनसे पूछा जाता है हमने पढ़ा ही नहीं तो आप अंदर क्या करने जाते हैं असेंबली में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अगर महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये बिल पास हो सकता है। और अभी जो योगेंद्र जी बोल रहे थे मेरे ख्याल जहां पर एजुकेशन डेमोन्स्ट्रेशन हड़ताल हो तो कहो जी लेफ्टिस्ट है कम्युनिस्ट है, वो जमाना चला गया। अभी वो कहते हैं देशद्रोही हो, अभी वो लेफ्टिस्ट को कहते हैं खत्म कर दिया हमने, ऊपर टीवी पे आके बोलते हैं कि वो खत्म कर दिए हमने सारे जितने भी लेफ्ट है। अभी मैं खड़ा हूं आपके सामने, मेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है एंटी नेशनल की। अब मैं 50 साल से ट्रेड यूनियन कर रहा हूं और एंटी नेशनल की इंक्वायरी बढ़ा दी है तो फेस कर रहा हूं उसको, क्योंकि मैंने 74 में भी फेस किया था। उसके बाद 4.5 साल मेरी इंडियन रेलवे में एंट्री बैन रही है और मैं कोर्ट से जीत के आ गया था, सुप्रीम कोर्ट से। घर बैठे मनी ऑर्डर से सैलरी देते रहे थे 4.5 साल। तो ऐसे हमने जो जिनके सानिध्य में काम किया है, जब उन्होंने जेलों के अंदर सालों साल बिताए हैं, मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूं। मेरे फादर को देश आजाद कराने के लिए रंगून जेल में 12 महीने जेल काटनी पड़ी थी। तो अगर उनका कुछ नहीं ब्रिटिशर बना बिगाड़ पाए थे, उनको ब्रिटिशर ने देशद्रोही कहा था। मुझे 50 साल बाद अभी ये सरकार कह रही है देशद्रोही है। वो इंक्वायरी अभी सिर्फ अकेला ट्रेड लीडर हूं जिसके खिलाफ एंटी नेशनल की इंक्वायरी चल रही है, तो मैं फेस करूंगा, उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने पहले भी जेलें काटी है, कभी अंदर कभी बाहर चलता रहता है मेरा। परंतु मैं इस मौके पर मधु जी को अगर हम याद कर रहे हैं, हमारे सारे समाजवादियों को हमने तय किया है सोशलिस्ट समागम ने, मैं सबको न्योता देता हूँ। और आनंद जी कहां चले गए जैन साहब, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेसर आनंद जी, ये पुरुषोत्तम बैठे हैं, शशि शेखर बैठे हैं, ये सब आते हैं हमारे को। आप मजदूरों की मदद से दिल्ली में 4 मंजिला हमने HMS का दफ्तर साकेत में कोर्ट के सामने बना दिया है। कमेटी रूम है, उसमें बैठने के लिए 100-150 आदमी बैठते हैं। छोटे कमेटी रूम में 40-45 बैठते हैं। तो हम कभी चर्चा से पीछे नहीं हट रहे हैं। जो भी वहां पर रहेंगे, खाने का टाइम होगा तो खाना मिलेगा, चाय का टाइम है तो चाय मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेट्रो पकड़ के आपको साकेत आना है। तो ये चर्चाएं रेगुलर चल रही है। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आज देश के अंदर हमारे श्रम कानूनों को लागू करने का आदेश पारित हो चुका है 1 अप्रैल से। और अभी वो लागू होने में उसमें क्या लिखा है भदौरिया जी, कि अगर पहले तो एक जो एसेंशियल सर्विसेज थी हड़ताल पे जाती थी, उसकी वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया तो स्ट्राइक नोटिस देना होता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक 15 दिन का। अभी उन्होंने कह दिया कि नहीं, नथिंग डू नहीं, एसेंशियल वाले भी देंगे, कोई बिना नोटिस के देश में हड़ताल नहीं होगी। और अगर आपने नोटिस दिया
तो जिस दिन नोटिस दिया, रिकंसिलिएशन डीम्ड टू हैव बीन स्टार्ट, ड्यूरिंग रिकंसिलिएशन नोबडी कैन गो ऑन स्ट्राइक, और अगर आप हड़ताल पे जाओगे तो हड़ताल विल बी ट्रीटेड एज इलीगल, और अगर इलीगल होगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी, आपकी रिकॉग्निशन विड्रॉ होगी, आपके नेता को फर्स्ट टाइम एंटर कर दिया कि पुलिस कैन अरेस्ट एनी लीडर विदाउट एनी एफआईआर, पुलिस का हमारा नेता भी अरेस्ट होगा, रजिस्ट्रेशन और दफ्तर भी, बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे। यहां तक भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि अगर आप डेट मेंटेन करेंगे, हैंडबिल निकालेंगे, पोस्टर निकालेंगे, स्लो डाउन करेंगे, वर्क टू रूल करेंगे, तब भी वो इलीगल स्ट्राइक में काउंट होगा। और अगर कोई बाहर से बैठा, राजकुमार जैन साहब अगर हमारे को सपोर्ट करेंगे, गोपी नंदा जी अगर फाइनेंशियल मदद कर देंगे, तो ये भी हड़ताली हो जाएंगे। इनके ऊपर भी वही एक्शन होगा जो ट्रेड यूनियन नेता के खिलाफ हो रहा है। काम के घंटे 12 घंटे कर दिए। अभी जो कह रहे हैं योगेंद्र जी, नोएडा में क्या हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट बनाने के बाद ट्रेड यूनियन बन ही नहीं सकती है, और कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में बनने नहीं दिया जा रहा है, और ट्रेड यूनियन के नेताओं को खत्म करने की बात हो रही है। ये हमने अंदर मीटिंग में बड़े खुले तौर पर मंत्रियों के सामने कहा कि आप पावर में आ गए, आपको मैंडेट मिल गया, तो आप मजदूरों को कमजोर कर सकते हैं, लीडरों को खत्म कर सकते हैं, परंतु देश के अंदर जब इंकलाब आएगा तो कौन आपकी, अंग्रेजों के टाइम में 30 दिन में 28 दिन हड़ताल होती थी, तो आप कितना जेल भरोगे? ये मूवमेंट बनेगी। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी हमने 8वीं हड़ताल की है, ये 12 फरवरी को। अभी आज हम ज्वाइंट फैसला लिया था पूरे देश में, किसानों के साथ मिलकर लेबर डे मना रहे हैं, और अभी हम फिर 5 को दिल्ली में सारे फिजिकल मिल रहे हैं, और 13 तारीख को किसानों के साथ मिल रहे हैं। हम फिर बड़ी काम देंगे, परंतु हमारा दुख ये है कि हम इन ऐसी बहनों को बता नहीं पा रहे हैं कि आपको बंधुआ मजदूर बना दिया, नाउ यू बिकम ए फोर्स लेबर। हमारे देश में लीगली बैन है, परंतु 12 घंटे नौकरी जवाब नहीं दे सकते हो। सिंगरौली में मैं था अभी अपने अपोल की मीटिंग के अधिवेशन में। सिंगरौली के अंदर पावर हाउस है अडानी का, वहां पर 8,000 वर्कर काम करता है, 8,000 रुपए सैलरी, 12 घंटे नौकरी, और अगर एक वर्कर मर गया तो कहते हैं कि वर्कर हमारा है ही नहीं, डेड बॉडी छुपा दी। फिर वर्कर में गुस्सा आ गया, वहां लीडर है ही नहीं, नौजवान लड़के हैं। आनंद जी कह रहे हैं कि नौजवान लड़के देखने को नहीं मिल रहे, सारे ही नौजवान है 30 से नीचे। अब वो बाहर आ गए, फैक्ट्री बंद हो गई, और फिर वो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, डिमांड फॉर जस्टिस, उसको वायलेंस में कन्वर्ट कर दो, तो वायलेंस में आ गया। अब वहां के नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। गौतम अडानी 2 दिन वहां पर बैठे रहे, जिनको अरेस्ट करके जेल में डालो, कहते हैं 50 करोड़ का नुकसान हो गया। में भी हो सकता है। सेम चीज रिफाइनरी में हुई, पानीपत में, सारे नौजवान बच्चे बाहर आने के लिए क्या बदतमीजी है। आप हमारा वेज रिवीजन नहीं कर रहे 12 साल से, यूपी में वेज रिवीजन नहीं हो रहा, क्योंकि यूपी का चीफ मिनिस्टर कहता है जो बोलेगा ठोक देंगे। अब वो पब्लिकली बोलता है, मुख्यमंत्री जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको ठोक देंगे। और अभी जो एक नया ट्रेंड है, वो कांग्रेस कम्युनिस्टों का नाम तो भूल गए कभी के, अब वो कहते हैं पाकिस्तान ने कराया, नोएडा में जो हल्ला कराया है पाकिस्तान ने कराया। अब बताइए, पाकिस्तान ने इसलिए कराया कि इलेक्शन थे 4-5 स्टेट में, उन्होंने कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना था। टीवी सारे उनके पास हैं, अखबारें उनके पास हैं, एक लाइन नहीं लिखते हमारे बारे में, ब्लैक कर देते बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन को भी। तो इस हालात में भी हमारे को लड़ना है इनसे। अगर हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को खदेड़ा है, तो भैया हमारे देश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का जब तक हम जनमत नहीं बना पाएंगे, जितने हमारे सीनियर लीडर हैं जो जेलों में गए थे, भदौरिया जी आपने बॉन्सी में चंद्रशेखर जी को याद किया, जिन्होंने उनके साथ पद यात्रा की थी। वो जमाना बहुत अच्छा था, बहुत संघर्ष से चला गया, परंतु आजकल के ऊपर, आजकल के जमाने में आपको वार्ता करनी होगी, डिस्कशन करना होगा। गोपी नंदा जी, आगे देश को कैसे संभालना है, नहीं तो अदरवाइज ये फिर भगत सिंह पैदा कहां से होंगे, राजगुरु सुखदेव कहां से आएंगे इनको भगाने के लिए। तो इसलिए हमारे को भी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को चलाना पड़ेगा। और मुझे हो सकता है कभी भी, अभी कोशिश कर रहे हैं, परंतु मेरे पास उन्होंने देख लिया, सारा स्क्रीनिंग कर लिया कि मेरे को नहीं उठा सकते हम, और उठाएंगे तो उनको क्यों कह रहे हैं कि इंटरनेशनली बड़ा
ये इसका रिलेशन है, ये दुनिया में शोर मचेगा, ये भी चाह क्या उसमें मिल से मुझे फॉरेन फंडिंग आ रही है, जैसे किसानों को कहा था इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी है। किसानों ने कमाल कर दिया हमारे देश में, क्या हमने पहले सुना भी नहीं था कि इतना जबरदस्त कोई जज्बे से पंजाब के निकले हुए किसान 20-20 फुट गड्ढे, सड़कें तोड़कर हाईवे उनको रोकने के लिए बनाए थे, उन्होंने आधे घंटे में भरकर बॉर्डर पर आ गए थे। बॉर्डर पे आपने हाल देखा होगा इस तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बना रखा था। वो अभी दिल्ली में प्रदर्शन करने नहीं देते, जंतर मंतर पे करेंगे तो कहेंगे लिख के दो 4 घंटे का, नहीं तो टेंट वाले के उठा के ले जाते हैं, टेंट भी माइक भी। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि यहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं इसलिए इनको एक जगह अलॉट करो, वहां पर 20 परमिशन दे देते हैं और पुलिस कहती है उनको कि ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइज लेबर है इनके सामने 5-7 धरने प्रोवाइड कर दो और माइक उनके सामने लगवा दो। ये न्यूसेंस चल रही है, इस न्यूसेंस में भी हमारे को संघर्ष करना है और संघर्ष करने के लिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं और मूवमेंट है, परंतु अभी कब ये मूवमेंट को हम प्रैक्टिकल ले आएंगे या एक दिन की हड़ताल से काम नहीं चलेगा। पावर हाउस कोला अगर 5 दिन बंद हो जाए, मैं कोले वालों से बात कर रहा हूं, तो सारे एनटीपीसी ठप हो जाएंगे। इनके स्टोरेज में कोला नहीं है, 2 दिन का स्टोरेज है, तो जितने एनटीपीसी के प्लांट हैं कार्बन जम जाएगा, तोड़ने पड़ेंगे, नए प्लांट लगाने पड़ेंगे। परंतु उसमें मेरे को देशद्रोही कह रखा है, तो हम देशद्रोही तो है नहीं, परंतु इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि डोंट डू दैट, ऐसा काम मत करिए कि देश के नागरिकों को आप बंगला मजदूर बनाइए। हमारी सैलरी अगर 8,000 में 12 घंटे, तो आप रोज का कमाने वाला 5 लाख रुपया वो आपको इनकम टैक्स भी नहीं देगा और वो आपका सम्मानित हो जाएगा, उसकी आप पूजा करेंगे। तो ऐसा माहौल हमारे को घूम के करना है। इस मौके के ऊपर मुझे मालूम है कि आप सुबह से निकले हुए हैं, मैं भी कई मीटिंगों में से निकल कर आया हूं, तो लिहाजा मैं ज्यादा समय ना लेता हूं। मैं फिर पुनः अनुरोध करूंगा सभी सीनियर साथियों से जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर संघर्ष किए हैं। योगेंद्र यादव जी को तो हमारे प्रधान सेवक जी ने कह दिया था, परजीवी क्या बोला, आंदोलन जी भी बोल दिया था। वो अब आंदोलन जी भी जितने भी हैं जहां पर भी हैं उनको वेलकम है हमारी समाजवादी समागम की तरफ से। आप बैठिए, सीनियर लीडरों की आप गाइडेंस दीजिए, जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए। हम ऑलरेडी लगे हुए हैं इस मूवमेंट के अंदर। अभी हम 5 तारीख को 10 मजदूर संगठन बैठेंगे, उसमें लेफ्ट वाले भी हैं, माले वाले भी हैं, सब हैं, परंतु हिंद मजदूर सभा आपके समाजवादियों का संगठन है। हिंद मजदूर सभा को जयप्रकाश जी ने 1948 में बनाया, वो सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, परंतु वो संविधान में लिख गए यूनियन शुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक। यूनियन शुड नॉट वर्क अंडर एनी पुल एंड प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज एम्प्लॉयर। अगर वो 48 में लिख के गए, 6 लाख थे उस वक्त, आज हम 1.5 करोड़ के करीब हैं। किसी सेक्टर में देख लीजिए, आपको 1 नंबर पर हिंद मजदूर सभा, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट एंड डॉक हो, चाहे कोल हो, चाहे आपका एनटीपीसी है, चाहे आपका बीएचईएल है, चाहे सेल है, परंतु इनफॉर्मल सेक्टर में भी हमने बहुत तरक्की की है। अब ये जितने डोमेस्टिक वर्कर विमेन है, इनको वर्कर नहीं मानते हम। अभी लोग गवर्नमेंट तमाशा मचा रही है। हमारा लेबर मिनिस्टर जाकर जिनेवा में बोल के आया कि हम 64% वर्कर को सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमने मंत्री के सामने कहा कि आप मंत्री होते हुए भारत सरकार के आईएनओ के प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं। बाद में हमने सारा चेक किया, पता लगा जो 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं वो भी सोशल सिक्योरिटी में दे रहे हैं। वो फूड सिक्योरिटी का मामला भी उसी में घुसेड़ दिया। वो अब दुनिया हैरान हो रही है, मेरे से बात करते हो कि आपका मंत्री क्या बोलता है, आप क्या बोलते हो, परंतु हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें मंत्री भी हंस के टाल देता है। तो लिहाजा हमारे देश में अभी ओला, उबर, ये जोमेटो, जो वर्कर मोटरसाइकिल पे लोग घर बैठे खाना मंगाते हैं, वो कब तक खाना खिलाते रहेंगे? 3 साल में उनकी बोलती बंद हो जाएगी, सर्वाइकल से पीड़ित हो जाएंगे। और उनको देखिए वो कमीशन बेस पर है, और ओला उबर वाला अमेरिका में बैठा, उनका एम्प्लॉय, वो कहता है दे आर नॉट माई वर्कर, दे आर माई पार्टनर। अब उनको सोशल सिक्योरिटी कौन देगा? 2008 में योगेंद्र यादव की अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिल आई थी कांग्रेस, आनंद जी, उसके बाद कोई फंड एलोकेट ही नहीं हुआ स्टेट का, वो दम तोड़ गया। अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। तो लिहाजा हालात बहुत खराब हैं।
मुझे मालूम है थकी, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिर मौका लगेगा तो मैं शेयर करूंगा अपने सीनियर लीडर के साथ। हालात बहुत खराब है, हमारे को निकलना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आज हरभजन सिंह अरेस्ट हो जाएगा, आज या कल परसों होने वाला हर आदमी है जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। और जिसके पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास तो उन्होंने देख लिया कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, नहीं तो ईडी उठा के ले जाएगी और ईडी से बेल होनी मुश्किल है, ज्यादा कुछ है तो सीबीआई ले जाएगी। तो लिहाजा हमारे को निकलना पड़ेगा और अपने पूर्वज जो साथी हमारे सीनियर बैठे हैं जिन्होंने जेलें खाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजवादी का झंडा गाड़ा, उनसे हम मिल रहे हैं, लगातार चर्चा चल रही है। और जिसको कहो देश और विदेश के सारे नेता हमारे देश में आकर हमारे ऊपर चर्चा करने के लिए आए। दुनिया के आईटीयूसी के जनरल सेक्रेटरी को इस कंट्री ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो हमारे निमंत्रण पर दिल्ली आई थी, परंतु उसने बाद में आईएलओ से वार्ता करके यूरोप में वो इनको वापस लेना पड़ा। तो लिहाजा मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप फिर पुनः साथी राजकुमार जैन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इस मौके के ऊपर बोलने का। इंतजाम जिंदाबाद। साथियों, अब लगभग सिर्फ जैन साहब जो है रह गए हैं, वो अपना अध्यक्ष भाषण देंगे। हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपार साहब से वो करना चाह रहा था कि वो आखिरकार भी श्रद्धांजलि जरूर ऊपर आनी चाहिए, और कबीर साहब ने भी मना कर दिया इसलिए कि समय 7 बजे हमें हॉल को छोड़ना है। और मैं राजकुमार जैन जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात को जो है समापन करें। इस सभा में हमारे मंच पर बैठे हुए साथियों से लेकर इस हॉल में हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी, अध्यक्ष की एक मुसीबत होती है, आजादी उसके पास पूरी होती है अध्यक्ष के पास, और बंधन तो उसके पास उस पर ही लगता है। ये हॉल 7 बजे तक के लिए बुक है और 7:15 पहले ही बज चुके हैं। तो अध्यक्ष को अनुशासन में सबसे पहले अध्यक्ष को ही अपने आप को बांधना होता है। साथियों, हमारे साथियों ने बड़े विस्तार से मजदूरों और मधु जी के बारे में उनकी शख्सियत का बयान आपके सामने किया। मैं केवल 2-3 घटनाओं का जिक्र करूंगा कि किस तरह के मधुलिमें थे। आपातकाल का समय में, जब आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई, मुरारजी भाई चाहते थे कि उनको सजा दी जाए इंदिरा गांधी को। शाह कमीशन बैठा, शाह कमीशन कोई ढूंढ नहीं पाया, इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई किसी तरह का आरोप नहीं आ रहा था। मधुलिमे ने मारुति के ऊपर एक प्रिविलेज मोशन संसद में मूव किया हुआ था। मुरारजी भाई ने उस प्रिविलेज मोशन के आधार पर इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता उसको खत्म करा और उनको जेल में भेज दिया। जब ये सारी चर्चा चल रही थी तो उस समय इंदिरा गांधी ने मधुलिमे के पास कल्पनाथ राय, जो कि पहले पुराने सोशलिस्ट थे, उनको भेजा। अब खूबसूरती देखिए विश्वास की। उन्होंने कहा कि मधु जी से पूछ लो, मधु जी जो ड्राफ्ट बना देंगे मैं उस पर साइन कर दूंगी, क्योंकि मधुलिमे का कहना था जितना आदमी की जो दोष है उतनी ही सजा हो। प्रिविलेज मोशन पे अगर इंदिरा गांधी माफी मांग लेती है पार्लियामेंट के अंदर तो उस मामले को खत्म कर देना चाहिए, मगर हमारी जनता सरकार वाजिब थी इस बात के लिए सजा देने की। जिस दिन पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर ये पास हुआ, जिस आदमी ने अपना प्रिविलेज मोशन रखा था उनको
जान गए थे कि वो साथ नहीं दे रहे हैं, उनको विश्वास नहीं दिया। रात को जिस समय मधुलिमे को पता लगा इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया, उनको जेल के अंदर भेज दिया, मधुलिमे ने उस दिन कहा ये कानून का दुरुपयोग, यह अमान्य है। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के राज के अंदर संघर्ष करने वाला इंसान, 19 महीने जेल से निकल के आने वाले मधुलिमे न्याय और सत्य की जो बात है, उसकी न्याय क्या है, उसकी मर्यादा को मानने वाले थे, वो उसके खिलाफ थे। एक और उदाहरण देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी सिद्धू साहब ने जिक्र किया रेलवे की स्ट्राइक का। रेलवे की स्ट्राइक के अंदर जॉर्ज फर्नांडिस दिल्ली की जेल में बंद थे। मधुलिमे अपने हैबिट्स कॉर्पस केस के कारण दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, और मैं भी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एक हड़ताल हुई थी, उसके कारण मैं भी दिल्ली की जेल में बंद था। सुबह के वक्त दो जो बेचारे बशकती बोलते हैं, जो सफाई करने के लिए वहां पर आए, तो मधु जी ने पूछा तुम्हारे क्या केस था, तुम क्यों आए हो? और 3 साल से वो जेल के अंदर बंद थे। उन पर चार्ज था 55/106, कोई ऐसी धारा थी कि जिसके पास लाइवलीहुड नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, उसकी निगाह भी चोर की हो सकती है। उसके एक रामचंद्र नाम का मालिश्य था, वोट क्लब के ऊपर उसको पकड़ लिया, उस पर आरोप लगा इसकी नजर कार पर गंदी नजर थी, उसको चुराने वाला था। मधुलिमे ने हैबिट्स कॉर्पस तिहाड़ जेल से लागू। उस दिन वो इतने बेचैन थे, इस मुल्क का क्या होगा? गरीब आदमी की निगाह भी चोर की है। चोरी करता अगर इंसान पकड़ा जाए, उसको ले जाकर सजा दो, मगर जिसके पास अपनी सरमाया नहीं, अपनी सरमायादारी नहीं, उसकी निगाह भी चोर की है। मधुलिमे ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैबिट कॉर्पस की तरफ से दायर की। उनके जाने के बाद उन लोगों को रिहा कर दिया गया, और उसके बाद उनको माफ किया। हमारे यहाँ पर कई साथी बैठे हैं, मुख्यता है, जो भी मुख्यता है, अभी ठंडा है, सामने बदला हिंदी है। बरसों बरस हमने मधुलिमे की चिलम को भरा है। हिंदुस्तान और दुनिया को सियासत के सिद्धांतों से लेकर जमीनी राजनीतिक पाठ पढ़ाने वाला इंसान, 4 बार का लोकसभा का सदस्य। उसके घर में कोई फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, उसके पास टीवी नहीं था, किसी तरह का साधन नहीं था, मटके का पानी का था, पर ज्ञान का था सागर। 60 से ज्यादा किताबें आज भी हमारे को वहां उन्होंने लिख के पढ़ते रखे थे। दोनों मंत्रिमंडल में मोरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह, दोनों उनको अपना कैबिनेट का मंत्री बनाना चाहते थे, मगर वो 60 सैकड़े के सिद्धांत को मानने वाले थे। 60 सैकड़े का सिद्धांत सोशलिस्ट पार्टी का क्या था? जो पिछड़े हैं उनको विशेष अवसर दो। जनता पार्टी की सरकार में 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए मधुलिमे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उनकी कलम से बने। एक बने जॉर्ज फर्नांडिस अल्पसंख्यक, दूसरे बने मधु दंडवते ब्राह्मण, और तीसरे पुरुषोत्तम कौशिक जो कुर्मी थे। ऐसे किरदार का आज हम 100 साल के बाद उनको क्यों याद कर रहे हैं? इस दिल्ली शहर के अंदर रोज नारा लगता है बलियों का, जो जोरावर है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े राजा नवाबों के लिए नारा लगता है, कैसा कैसा हो उस जैसा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती पे तेरा नाम रहेगा। मरने के बाद जब धरती से हटने के बाद कोई पूछता नहीं, कुत्ता भी नहीं जाता। 100 साल के बाद भी मधुलिमे जिंदा है। जितना भी समय गुजरता जाएगा, मधुलिमे याद आते जाएंगे। उनका किरदार, उनका काम, उनका त्याग, उनका संघर्ष, उनका ज्ञान हमें रोशनी देता रहेगा। वो हमारी पूंजी है, उसको लेकर हम चलते रहेंगे। साथियों, आप सब लोग, हमारे भाइयों, आप सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं,
आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। यही हमारी सभा समाप्त होती है। बस ये सभा समाप्त हो रही है। मैं राकेश जी से जो कि दिल्ली